बहू, बाथरूम में कई दिनों से तुम्हारे कपड़े पड़े हैं, उन्हें धोकर फैला तो दो। आभा ने सब्जी काटते हुए कहा। अच्छा, फैला दूंगी। आप तो मेरे पीछे ही पड़ जाती हैं, रश्मि ने अपने कमरे से तेज आवाज में उत्तर दिया। इसमें चिल्लाने की क्या बात है बहू? चिल्लाने की बात क्यों नहीं है माँ जी? कपड़े मेरे हैं, फट जाएंगे तो मैं आपसे मांगने तो नहीं आऊँगी। जिसने मेरा हाथ पकड़ा है वह खरीद कर भी लाएगा। आपके सिर में क्यों दर्द होने लगा? रश्मि अपने कमरे से बोलती हुई बाहर निकली और तेज कदमों से चलती हुई बाथरूम में घुस गई और अपना सारा गुस्सा उन बेजान कपड़ों पर उतारती हुई बोलती जा रही थी। इस घर में रहना मुश्किल हो गया है। मेरा थोड़ी देर आराम करना भी किसी को नहीं सुहाता। इस घर के लोग चाहते हैं कि मैं नौकरानी बनकर सारे मकान की सफाई करूं, सबकी सेवा करूं, जैसे मेरा शरीर हाड़ मांस का नहीं पत्थर का है। अपने इकलौते बेटे मनीष के लिए आभा ने बहुत सी लड़कियों को देखने के बाद रश्मि का चुनाव किया था। दूध की तरह गोरी और बीकॉम तक पढ़ी सर्वांग सुंदरी रश्मि को देखते ही आभा उस पर मोहित सी हो गई थी और घर आते ही घोषणा कर दी थी कि मेरी बहू बनेगी तो रश्मि ही, अन्यथा मनीष भले ही कुंवारा रह जाए। इस तरह आभा ने 2 साल पहले अपने बेटे का विवाह रश्मि से कर दिया था। रश्मि अपने पूरे परिवार की लाडली थी, विशेषकर अपनी माँ की। इसलिए वह थोड़ी जिद्दी, अहंकारी और स्वार्थी थी। उसके घर में उसकी माँ का ही शासन था। बचपन से रश्मि को माँ ने यही पाठ पढ़ाया था कि ससुराल जाने के बाद जितनी जल्दी हो सके अपना अलग घर बना लेना। संयुक्त परिवार में रहेगी तो सास ससुर की सेवा करनी पड़ेगी। वैसे तो आभा के परिवार में भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, पर रश्मि के परिवार के मुकाबले उनकी स्थिति कुछ कमज़ोर थी। आभा जी के पति देवलाल एक कंपनी में हेड अकाउंटेंट थे। वेतन कम था, पर उसी कम वेतन में उनकी पत्नी आभा अपने घर को बड़े ही सलीके से चला रही थी। साथ ही अपने इकलौते बेटे मनीष को भी उन्होंने अच्छी शिक्षा दिलवाई थी। इस समय मनीष एक विदेशी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर कार्य कर रहा था, जिसकी शाखाएं देश भर के बड़े बड़े शहरों में थीं। मनीष को अक्सर अपनी कंपनी की अलग अलग जगह की शाखाओं का दौरा करना पड़ता था। मनीष जानता था कि कितनी कठिनाई से उसके मम्मी पापा ने उसे अच्छी शिक्षा दिलवाई है, इसलिए उसका झुकाव हमेशा अपने माता पिता और अपने घर की ओर होता था। वह अपने वेतन में से कुछ रश्मि को देकर बाकी पैसा अपनी मम्मी के हाथों में रख देता था। 2-3 महीने तो रश्मि ने यह सब देखकर सहन किया। यहाँ की सारी स्थितियों की जानकारी वह अपनी माँ को बताना कभी नहीं भूलती थी। हर रात दिन भर की घटनाओं की जानकारी वह अपनी माँ को दे दिया करती और माँ उसे अपना गुरु मंत्र देना कभी नहीं भूलती थी। करीब 3 महीने बाद रश्मि ने पहले तो अपने पति पर शासन करना शुरू किया और जब वहाँ बात नहीं बनी तो उसने अपनी सास आभा से बात बात में झगड़ा करना शुरू कर दिया। एक बार जो उसका मुंह खुला तो उसने आभा की हर ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू कर दिया। अब तो इस घर में हर दिन सास बहू में झगड़ा होने लगा। जिस घर में रश्मि के आने से पहले जो शांति थी, अब उस शांति का वहाँ नामो निशान भी न रहा। अब आभा की दोपहर घर से थोड़ी दूर एक कमरे में गरीब बच्चों को पढ़ाने में व्यतीत होने लगी। देवलाल जी एक शांति प्रिय व्यक्ति होने के नाते दोनों को कुछ भी कह नहीं पाते थे। पत्नी को अधिक प्यार करते थे, इसलिए उसे अपने तरीके से समझा दिया और बहू के मुंह लगना उचित नहीं समझते थे, इसीलिए वे अपने ऑफिस से लेट आने लगे। मनीष की भी यही स्थिति थी। जिस माँ ने तमाम मुसीबतें झेलकर उसे पाला पोसा, पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया कि वह इज्जत की रोटी कमा सके, उनसे वह कठोर बातें बोल ही नहीं सकता था। लेकिन रश्मि के सामने उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी। उधर रश्मि रात दिन मनीष के कान भरने लगी कि अब वह इस घर में नहीं रहेगी। उसे या तो वह उसके मायके पहुंचा दे या दूसरा मकान किराए पर लेकर रहे। शाम को जब मनीष ऑफिस से आया तो सीधे अपने कमरे में गया। कमरे में रश्मि बाल बिखेर अस्त व्यस्त कपड़ों में गुस्से में बैठी थी। मनीष ने उससे पूछा, आज क्या हुआ?
इस तरह क्यों बैठी हो? आज फिर माँ से झगड़ा हुआ क्या? और क्या, तुम्हारी माँ मुझसे प्यार से बात करती है? शेरनी की तरह गुर्राते हुए रश्मि ने कहा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसी के साथ दोपहर का सारा वृतांत रश्मि ने नमक मिर्च लगाकर बता दिया। पुरुष सब सह सकता है, पर सुंदर स्त्री के आंसू वह सहन नहीं कर सकता। मनीष ने फौरन अपना निर्णय सुना दिया कि वह कल ही इस घर को छोड़ देगा। यह बात सुनते ही रश्मि के आंसू कपूर की भांति उड़ गए। सोते जागते रात गुजर गई। सुबह जल्दी उठकर मनीष घर से निकल गया और करीब 2 घंटे बाद घर आकर माँ से बोला कि मैंने अलग मकान देख लिया है और रश्मि के साथ दूसरे मकान में जा रहा हूँ। माँ ने कहा, अपने पापा को आ जाने दो, उनसे बात करके चले जाना। नहीं माँ, अब मैं किसी का इंतज़ार नहीं कर सकता। अब हर दिन कलह से अच्छा है अलग रहना, कम से कम शांति तो रहेगी। ठीक है, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, क्योंकि अब तुम बच्चे नहीं रहे। जैसा तुम्हें ठीक लगे करो। तुम्हें जिस सामान की ज़रूरत हो ले जा सकते हो, और वैसे भी यह सब कुछ तुम्हारा ही है। कांपती हुई आवाज़ में मनीष से कहकर आभा ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गई। उस समय उनकी आंखों में आंसू थे, जिन्हें वह अपने आंचल से बार बार पोंछ रही थी। थोड़ी देर बाद मनीष जाकर एक छोटा ट्रक ले आया। साथ में 2 मजदूर भी थे। मजदूरों ने सामान को ट्रक में चढ़ाना शुरू कर दिया था। आधे घंटे बाद उसी ट्रक में दोनों पति पत्नी भी बैठकर चले गए। आभा की हिम्मत नहीं हुई कि वे बाहर निकलकर उन दोनों को जाते हुए देखें। शाम को जब देवलाल जी ऑफिस से आए तब उन्हें अपनी पत्नी आभा से सारी जानकारी मिली। दुख तो बहुत हुआ, पर हर दिन के झगड़े से अच्छा है कम से कम दोनों जगह शांति तो रहेगी। यह सोचकर वे चुप रहे। उस रात दोनों पति पत्नी ने खाना नहीं खाया। मनीष और रश्मि को गए हुए करीब 1 वर्ष हो गया था। ठीक दिवाली के 10 दिन बाद ही दोनों ने घर छोड़ा था। दिवाली का त्यौहार आया तो हर घर में धूमधाम से तैयारी शुरू हो गई। घरों में दीप जलाए जा रहे थे, पर आभा और देवलाल दोनों उदास बैठे अतीत की यादों में खोए रहे। उनमें त्यौहार को लेकर न कोई उत्साह था, न कोई उमंग। शाम को आभा केवल एक दीप जलाकर आंगन में रख आई। दिवाली के 2 दिन बाद देवलाल को ऑफिस भेजकर आभा बच्चों को पढ़ाने चली गई, और जब वे शाम को लौट रही थी तो रास्ते में उनकी मुलाकात एक अनजान औरत से हो गई, जो उन्हें जानती थी पर आभा उसे नहीं जानती थी। पहले तो उस स्त्री ने आभा को नमस्ते की, फिर बताया कि रश्मि व मनीष उसके मकान के पास ही रहते हैं। आज रश्मि की तबीयत ज़्यादा खराब थी और उसे उसके मकान मालिक ऑटो रिक्शा से अस्पताल ले गए हैं, क्योंकि मनीष यहाँ नहीं है और रश्मि की डिलीवरी होने वाली है। आभा ने जब उस औरत से यह पूछा कि रश्मि के मकान मालिक उसे लेकर किस अस्पताल गए हैं, तो उसने वर्मा नर्सिंग होम का नाम बता दिया। आभा जल्दी से घर आई और एक थैले में कुछ आवश्यक सामान रखा। अलमारी में जो पैसा रखा उसे लिया और घर को ताला लगाकर ऑटो से नर्सिंग होम चली गई। वहाँ जाकर जब रश्मि के बारे में पता किया तो पता चला कि बच्चा नॉर्मल नहीं हो सकता, इसलिए डॉक्टर रश्मि को ऑपरेशन थिएटर में ले गए हैं। तभी एक नर्स ने आकर आवाज़ लगाई कि रश्मि के साथ कौन है। डॉक्टर एक फॉर्म पर साइन करने और ऑपरेशन फीस जमा कराने के लिए बुला रहे हैं। आभा जी नर्स से जब रश्मि के बारे में पूछ रही थी तब वहीं पर रश्मि के मकान मालिक भी खड़े थे। वे समझ गए कि यह स्त्री शायद मनीष की माँ है, तभी इतनी बेचैनी से पूछ रही हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर आभा को नमस्ते किया और फिर सारी बात उन्हें बता दी। आभा ने उन्हें भी बता दिया कि रश्मि उनकी बहू है। आभा उस नर्स के साथ डॉक्टर के कक्ष में चली गई और डॉक्टर कोमल महाजन को नमस्ते कर उन्हें अपना परिचय दिया कि रश्मि उनकी बहू है और वे ऑपरेशन की फ़ीस जमा कराने आई हैं। पहले तो डॉक्टर ने उनसे एक फॉर्म पर हस्ताक्षर करवाए और फिर ऑपरेशन के लिए 25,000 रुपये जमा कराने को कहा। डॉक्टर साहब, अभी तो आप 10,000 रुपये जमा कर लें, बाकी पैसा मैं अपने पति से फ़ोन करके मंगवा लेती हूँ। जब तक आप उसका ऑपरेशन करें
मुझे किसी भी हालत में जच्चा व बच्चा स्वस्थ चाहिए। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक होगा। हाँ, आप यह पैसा काउंटर पर जाकर जमा करा दें और रसीद प्राप्त कर लें। वहीं से आप अपने पति को फ़ोन भी कर दें। डॉक्टर के पास आकर आभा ने काउंटर पर जाकर पैसा जमा कर दिया और रसीद लेकर वहीं से देवलाल जी को फ़ोन करके सारी बातें बता दी। साथ ही यह भी कह दिया कि जल्दी से 15,000 रुपये लेकर वर्मा नर्सिंग होम में आ जाएं। करीब 1.5 घंटे बाद देवलाल जी वहाँ पर पैसा लेकर पहुँच गए, लेकिन रश्मि के मम्मी पापा अभी तक नहीं आए थे। वे ऑपरेशन रूम के पास एक बेंच पर आभा के साथ बैठकर इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर बाद एक नर्स आभा के पास आकर पूछने लगी कि रश्मि के साथ कौन आया है। आभा ने कहा, मैं हूँ। बधाई हो, लड़की हुई है। नर्स ने कहा, बच्ची और उसकी माँ दोनों स्वस्थ हैं। फिर थोड़ी देर बाद एक नर्स ने लड़की को लाकर आभा को दिखाया, जिसे बड़े प्यार से उन्होंने पहले तो देखा, फिर उसका माथा चूम अपने पति से कुछ इशारा किया। देवलाल जी ने 500 रुपये का नोट निकालकर नर्स को देते हुए कहा कि यह मेरी तरफ से आप सब लोगों को मिठाई खाने के लिए हैं। थोड़ी देर बाद रश्मि को एक स्ट्रेचर पर लिटाकर वार्ड में लाया गया। उस समय वह बेहोश थी। वार्ड में एक बिस्तर पर लिटाकर उसके पास के पालने में बच्ची को भी लिटा दिया गया। आभा वहीं एक बेंच पर बैठकर कभी बच्चे को तो कभी रश्मि को देखती रही और पति को घर भेज दिया। करीब 4.5 घंटे बाद रश्मि को होश आया। उसने आंखें खोली तो देखा उसकी सास आभा उसके पास बैठी है और उसकी गोद में एक बच्चा है। लक्ष्मी आई है, ठीक तुम्हारी तरह। तुम भी शायद जब पैदा हुई होगी तो ऐसी ही होगी, आभा ने मुस्कुराते हुए कहा और रश्मि के माथे पर हाथ फिरने लगी। रश्मि को बड़ा अच्छा लग रहा था। तभी उसके मकान मालिक भी वहाँ आ गए और बोले, रश्मि, जब तुझे लेकर यहाँ आ रहा था तब मेरी पत्नी की तुम्हारी मम्मी से बातें हुई थी और उन्होंने कहा था कि वे जल्द ही अस्पताल पहुँच रही हैं, पर अभी तक न खुद आई और ना तुम्हारे पापा आए हैं। शाम हो गई थी। अभी तक आभा ने कुछ नहीं खाया था, बल्कि चाय तक भी नहीं पी थी। रात भर वह बेड के पास स्टूल पर बैठी कभी रश्मि का सिर दबाती तो कभी बच्चे के रोने पर उसे उठाकर घुमाती। इस तरह जिम्मेदारी को ढोते उनकी रात आंखों आंखों में कट गई। सुबह देवलाल जी थर्मस में चाय लेकर आए और दोनों को कपों में डालकर चाय दी। फिर पत्नी की ओर देखते हुए कहा, तुम अब घर जाओ, मैं यहाँ बैठता हूँ। कल से तुमने खाना भी नहीं खाया है। तुम्हारा खाना किचन में कल से जो का तो बना हुआ रखा है। घर जाओ और रश्मि के लिए खिचड़ी बनाकर लेती आना। तब तक मैं यहाँ पर बैठता हूँ। आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ले रखी है। आभा दोनों को बहुत सी हिदायतें देकर चली गई। देवलाल जी वहीं बेंच पर बैठ गए। करीब 1 घंटे बाद कुछ सोचकर रश्मि से उन्होंने कहा, बेटा मैं ज़रा बाहर बैठता हूँ। कोई चीज़ चाहिए तो नर्स से कहलवा देना। और वार्ड से बाहर निकल गए। रश्मि के बगल वाले बेड पर भी एक स्त्री को ऑपरेशन से बचा हुआ था। उसकी देखभाल के लिए उसकी माँ वहीं पर बैठी हुई थी। जब देवलाल जी वार्ड से बाहर चले गए तब वह औरत अपनी जगह से उठकर रश्मि के बेड के पास आ गई और पूछने लगी, तुम्हारे मम्मी पापा अच्छे स्वभाव के मालूम पड़ते हैं। खासकर तुम्हारी मम्मी तो बहुत ही अच्छी हैं। बेचारी रात भर तुम्हारी सेवा करती रहीं। ये दोनों मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, सास ससुर हैं। क्या? वह औरत आश्चर्य से रश्मि का मुंह देखने लगी थी। फिर उसने कहा, क्या दुनिया में ऐसी भी सास होती है जो कल से बिना खाए पिए अपनी बहू की सेवा कर रही है? बेटी, तुम बहुत खुश नसीब हो जो तुम्हें ऐसे सास ससुर मिले हैं। पूरा वार्ड अब तक यही समझ रहा था कि ये तुम्हारे मम्मी पापा हैं। कोई सास अपनी बहू के लिए इतना कर सकती है, ये मैंने पहली बार देखा है। अगर हर सास तुम्हारी सास जैसी हो जाए तो कोई बहू जलकर नहीं मरेगी, कोई बहू गले में फंदा लगाकर नहीं मरेगी, कोई बहू जहर खाकर भी नहीं मरेगी या गाड़ी के नीचे आकर अपनी जान नहीं देगी। मैं तो तुम्हें यही कहूँगी
कि कभी अपनी सास को तकलीफ़ मत देना, कभी उनसे कठोर बातें मत बोलना। और बेटी, सच्चे मन से उनकी बुढ़ापे में सेवा करोगी तो इस बुढ़िया की आत्मा तुम्हें आशीर्वाद ही देगी। इतने में एक नर्स रश्मि को इंजेक्शन लगाने आ गई। उस औरत की बेटी ने शायद पानी मांगा और उसे वह पानी पिलाने चली गई। रश्मि सोचने लगी कि उसकी मम्मी भी एक औरत है और उसकी सास भी, पर दोनों में कितना फ़र्क है। एक केवल शासन करना चाहती है, दूसरी नम्रतापूर्वक अनुसरण। एक किसी के घर को तोड़ना चाहती है तो एक घर को बचाने के लिए स्वयं तकलीफ़ उठाती है। एक में दिखावा है, अभिमान है, तो दूसरी में गंभीरता एवं सहजता है। पहली नारी है इसलिए सम्माननीय है, दूसरी सम्मान के साथ साथ श्रद्धा व प्रेम की पात्र भी है। एक केवल जननी है तो दूसरी माँ। रश्मि की आंखें छलक रही थी। बेटा, चाय पी लो। देवलाल की बातों से रश्मि का ध्यान भंग हो गया। रश्मि ने बड़े ध्यान से अपने ससुर की ओर देखा और सोचने लगी, इस व्यक्ति ने आज तक मुझे बेटा के सिवा और किसी नाम से बात नहीं की और ना ही कठोर शब्द बोले। इन लोगों के साथ गलत व्यवहार कर मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। फिर रश्मि का ध्यान भंग हुआ क्योंकि देवलाल जी बगल वाली स्त्री से कह रहे थे, बहन जी, आपको एक कष्ट दे रहा हूँ। आप मेरी बहू को हाथ लगाकर उठा दें ताकि वह चाय पी लें। वह औरत उठी और रश्मि को उठाकर चाय पिलाने लगी तो देवलाल जी वार्ड से बाहर चले गए। करीब 10 बजे आभा खिचड़ी और कुछ साफ सुथरे कपड़े लेकर आ गई और रश्मि को धीरे से बैठाकर चम्मच से अपने हाथ से खिलाने लगी। आज उसे यह खिचड़ी मोहन भोग के समान लग रही थी। शाम को करीब 4 बजे रश्मि के पापा विजय मिश्रा और उसकी मम्मी संगीता ने एक साथ वार्ड में प्रवेश किया। उस समय सास आभा रश्मि के बालों में कंघी कर रही थी। बेड की दूसरी तरफ एक खाली बेंच पर वे दोनों आकर बैठ गए। दोनों का यहाँ आना ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी पार्टी में आए हों। विजय मिश्रा बार बार अपनी टाई को ठीक कर रहे थे और संगीता का तो कहना ही क्या था। दोनों के कपड़ों से महंगी परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। पूरा जच्चा बच्चा वार्ड उस खुशबू से महक रहा था। दोनों ने औपचारिकतावश हाथ जोड़कर आभा को नमस्कार किया, फिर उनसे कोई बात नहीं की। एक थैले में कुछ सामान रखकर आभा ने उठते हुए कहा, रश्मि, जितना मुझसे बन सका मैंने कर दिया। अब तुम्हारी मम्मी पापा आ गए हैं, अब मैं अपने घर जा रही हूँ। तुम भी 1 सप्ताह बाद अपना टाका कटवा कर अपने घर चली जाओगी। और हाँ, आज तक की दवाइयों का और अस्पताल के बिल का भुगतान मैंने कर दिया है, जिसकी सारी रसीदें तुम्हारे तकिए के नीचे रखी हैं। मनीष आएगा तो उसे मेरा आशीर्वाद कह देना। इतना कहकर चलने के लिए जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, अचानक लगा कि उनका आंचल कहीं फंस गया है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो रश्मि उनका आंचल पकड़े हुए और डबडबाई आंखों से उन्हें ही देखे जा रही है। आभा ने आंचल छुड़ाने का प्रयास किया तो रश्मि धीरे से बोली, मम्मी, क्या अपनी इस मूर्ख बेटी को माफ़ नहीं करोगी? आभा ने झट से रश्मि का सिर अपनी छाती से लगा लिया और उस समय उनकी भी आंखें छलछला उठी। उन्होंने उसके माथे को सहलाते हुए कहा, पगली, कहीं माँ भी अपनी बेटी से नाराज़ होती है? स्वयं को मूर्ख क्यों कहती है? अरे, सैकड़ों लड़कियों में से चुनकर तुझे मैं अपने घर लाई थी, तो तुम मूर्ख कैसे हो गई? तू मेरी बहू नहीं, बेटी है, और बेटी ही तुझे समझा है। आभा रोती जा रही थी और कहती जा रही थी, ज़्यादा नहीं रोते बेटा, अभी तुम्हारा शरीर कमज़ोर है, टाँके कच्चे हैं, रोने से उन पर जोर पड़ता है और टूटने का भय रहता है। यह कहते हुए वे अपने आंचल से उसके आंसुओं को पोंछने लगे। अचानक आभा का ध्यान दूसरी तरफ बैठे विजय मिश्रा और उनकी पत्नी संगीता की ओर गया तो वे लोग कब के चले गए थे। शायद संगीता ने सोचा होगा कि यहाँ अब उनका कोई काम नहीं, क्योंकि उनकी कोई भी विद्या अब रश्मि पर असर नहीं करने वाली। 1 सप्ताह बाद रश्मि के टाँके कट चुके थे और उसे अस्पताल से छुट्टी की अनुमति मिल गई थी। मनीष भी टूर से वापस आ गया। जब वह अपने कमरे में गया तो उसे वहाँ सारी बातों की जानकारी मिल गई। वह अपना सामान कमरे में रख सीधे ही अस्पताल चला गया।
माँ को रश्मि के पास देखकर पहले तो गलानी से मनीष के पाँव ही आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, लेकिन जब उसने रश्मि और अपनी मम्मी को मुस्कुराते हुए देखा तो मम्मी के पास जाकर उनके चरण छूकर प्रणाम किया। अस्पताल में जिस दिन रश्मि को छुट्टी मिली, उसने स्पष्ट कह दिया कि वह अब किराए के मकान में ना जाकर मम्मी के साथ सीधे अपने घर जाएगी। इसीलिए उसे लेकर आभा घर आ गई थी। अब उस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। सभी के चेहरे मुस्कुराते रहते थे। नन्ही सी जान सबके लिए खिलौना बनी हुई थी। रश्मि पर अभी भी बहुत प्रतिबंध था, इसलिए वह केवल अपने कमरे में लेटी रहती थी। घर का सारा काम आभा ही करती थी। आभा ने रश्मि के पास आकर कहा, बेटी मैं ज़रा बाजार जा रही हूँ, बाहर से ताला लगा देती हूँ ताकि तुझे बार बार उठना ना पड़े। और वे बाहर से ताला लगाकर चली गई। रश्मि अपने कमरे में आकर बेटी को दूध पिलाते हुए सो गई। अचानक उसकी आंख खुली तो देखा कि कमरे में ट्यूबलाइट जल रही है। वह धीरे से अपने कमरे से बाहर निकली तो देखा कि आंगन में चावल के घोल का अल्पना बना हुआ था और वहाँ पर बहुत से दीपक रखे हुए थे, जिन्हें मम्मी जी बैठकर जला रही हैं। दिवाली बीतने के बाद मम्मी जी दीपक जला रही हैं, यह रहस्य उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह धीरे से अपनी सास के पास गई। रश्मि की पायल की आवाज़ से आभा का ध्यान दरवाजे की ओर गया तो उन्होंने देखा कि दरवाजे पर रश्मि खड़ी है। रश्मि ने आश्चर्यचकित स्वर में पूछा, मम्मी दिवाली तो कब की बीत गई है, फिर ये सब आज क्यों? आभा जी मुस्कुराते हुए रश्मि की तरफ देखते हुए बोली, मेरे घर वर्षों बाद मेरे बच्चे आए हैं तो दिवाली तो अभी ही मनाऊंगी। मेरी बेटी दिवाली की बात गई थी और दिवाली के बाद अपने साथ मेरी पोती भी लेकर आई है। इस खुशी में मैंने आज दिवाली मनाई है। जाओ तुम भी अच्छी सी साड़ी पहन लो और बिटिया को नए कपड़े पहना दो। मैंने तुम दोनों के लिए नए कपड़े अलमारी में रख दिए हैं। फिर हम सब साथ मिलकर दीपक जलाएंगे। रश्मि का हृदय गदगद हो गया। वह अलमारी से कपड़े लेकर बाथरूम में बदलने चली गई। रश्मि ने झुककर पहले आभा जी के पैर छूकर प्रणाम किया। फिर उसने कहा कि मम्मी आज अपनी पोती को आज यही आशीर्वाद दें कि इसमें आपकी जैसे गुण आ जाए और वह जिस घर में जाए उस घर को स्वर्ग बना दें। आंगन में रखी परात में जो 11 दीपक जल रहे थे, आज उनकी लौ रश्मि को बड़ी ही सुंदर लग रही थी। वह अपलक केवल जलते दीपकों को ही देखे जा रही थी और वे जलते हुए दीपक उसे यूँ लग रहे थे मानो उन दीपकों की लौ से उसका जीवन ही जगमगा गया है। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें और साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।